सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम से किए गए वादों में एक वादा इंतखाबी इस्लाहात का भी था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद यह उम्मीद पैदा हुई थी कि अब मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का माहौल तब्दील हो जाएगा। जब भी मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो माजी के अदवार से मुख्तलिफ होंगे, पुरअमन माहौल में होंगे। कहीं असलह की कोई नुमाइश नहीं होगी, कहीं कोई गोली नहीं चलेगी, मुखालफीन एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन यह सब कुछ शायद एक ख्वाब था और लगता ऐसा है कि यह ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि आज सियालकोट में NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के आगाज से ही हंगामाराई शुरू हुई, कारकुनों का तसादुम शुरू हुआ, असलहे की नुमाइश सारा दिन होती रही। ये सब कुछ होता रहा और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये तसादुम इतना शदीद हुआ कि एक दूसरे पर गोलियां तक बरसा दी गईं। 2 लोग अपनी जान से चले गए, कई लोग जख्मी हो गए। सारा दिन लोग मोटरसाइकिलों पर असलहा लिए घूमते रहे, खुलेआम फायरिंग करते रहे और उनको रोकने वाला कोई न था। अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखना जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनमें से एक बड़े शोहरत याफ्ता वजीर ये फरमा रहे हैं कि जिस हल्के में इलेक्शन होता है वहां इलेक्शन के दिन पुलिस इलेक्शन कमीशन के मातहत होती है। तो इसका मतलब जिस दिन किसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा हो उस दिन हल्के में कितने ही लोग मर जाएं, कितनी ही गोलियां चल जाएं, अमन व अमान की सूरत हाल कितनी खराब हो जाए, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या यही है? क्या यही वो तब्दीली थी जिसके ख्वाब 2.5 साल पहले अवाम को दिखाकर हुकूमत बनाई गई थी? ये ज़िमनी इंतखाब कोई जीते कोई हारे, लेकिन जब लोगों की जानें चली जाएं तो ये जीत या हार बिल्कुल बेमायने होकर रह जाती है। अब तहरीक इंसाफ के पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब ने यह बताया कि आज ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि पुलिस उस हल्के में इलेक्शन कमीशन के मातहत थी। तो जिन लोगों की जान गई, जो लोग जख्मी हुए, उनके जख्मी होने या जिनकी जान चली गई है उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? अब इसी पर मजीद कुछ गुफ्तगू करते हैं और दीगर जो सियासी मामलात हैं। मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, हुकूमत अब उसकी तजदीद नहीं कर रही और मरियम नवाज ने यह कहा है कि सर्जरी उनको एक माइनर सी करवानी है लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। क्या मामलात हैं? मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तर्जुमान हैं, मियां नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहबा के हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो ये डस्का में कितनी अफसोसनाक सूरत हाल रही जुबैर साहब? 2 लोग अपनी जान से चले गए, कई लोग जख्मी हो गए, नून लीग और PTI के दरमियान ये मुकाबला था, दोनों के कारकुन सारा दिन आपस में गुत्थम गुत्था रहे। एक जिम्मेदारी किस पर डालेंगे आप 2 लोगों की जानों के जाने की? जाहिर सी बात है, जो हुकूमत वक्त है, फेडरल हुकूमत भी PTI की है, सूबाई हुकूमत भी PTI की है, तो वो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती है। और वहाँ वो पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, वो तमाम हुकूमती अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ये पूछने की कोशिश करे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें क्या इंटरेस्ट है वहाँ हंगामा करने का। तो हमारी जीते हैं जो हमने बहुत अरसे से हासिल किए हैं। लेकिन जुबैर साहब, अब फयाजुल हसन चौहान साहब शाम में एक PV चैनल को से गुफ्तगू कर रहे थे और फरमा रहे थे कि जिस दिन जिस हल्के में इलेक्शन होता है उस दिन पुलिस हुकूमत के मातहत नहीं होती, इलेक्शन कमीशन के मातहत होती है। तो अब उनके इस बयान पर फिर आप क्या कमेंट करेंगे? अमन व अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी तो जाहिर है कि सूबाई हुकूमत पर ही आयद होती है। ये तो मतलब अब ये देखे ना, ये अगर एक वजीर पंजाब का और एक ऐसा वजीर जो कि ज्यादा सबके सामने आके बात करते हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो फिर कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन कैसे मतलब बाहर जो हो रहा है, स्ट्रीट्स में फायरिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, 2 लोगों की जान चली गई, तो क्या इलेक्शन कमीशन के नाम पर FIR दर्ज होगी या हुकूमत के नाम पर दर्ज होगी? किसके नाम पर दर्ज होगी? किसको जाके पूछे? ये तो बिल्कुल वही है कि जो भी चीज होती है उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है हुकूमत, चाहे वो मईशत के हवाले से कोई चीज हो, चाहे गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे कोई स्कैम हो जाए, चाहे वो करप्शन हो जाए। ये हुकूमत कहती है या तो वो माफिया है या ब्यूरोक्रेसी है या पिछली हुकूमतें हैं। तो भाई फिर आप क्या करने के लिए आए हैं अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते? लेकिन जुबैर साहब, जिस तरह यहाँ सूरत हाल सारा दिन खराब रही, ज़ाहिर एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हो सकती इसमें। ज़ाहिर नून लीग के कुछ लोग भी थे जिन्होंने चाहे रिएक्शन के तौर पर ही या इनिशिएटिव उन्होंने लिया, गड़बड़ तो वहाँ पर पैदा की गई।
हुकूमत के लिए ये सीट अगर हुकूमत लूज भी कर जाती है, पहले उसके पास नहीं थी, ये जीत कर क्या कर लेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक सीट और हुकूमत को मिल जाती है और हुकूमत की तरफ से ये सब किया गया? नहीं, हुकूमत के लिए ये तो बहुत डू और डाई वाला मामला था। और सिर्फ ये बाई इलेक्शन नहीं, पूरे जो अभी बाई इलेक्शन सिंध में भी अभी हुए 3 सीटों पर पीटीआई को पूरी तरह से शिकस्त हुई है। एक जो ऑपोजिशन का बयानिया है वो मुस्तहकम होता है, उसको एक वो मिलती है। और दूसरी बात ये है कि बाई इलेक्शन की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बाई इलेक्शन की हिस्ट्री तो हमेशा ऐसी रही है कि जो पार्टी इन पावर होती है वो जीतती है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान और पीटीआई ने अपने लिए बहुत से मसाइल पैदा कर लिए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझते हैं कि जी उन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्टोरी सेल की थी तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि जी ऑपोजिशन इतनी करप्ट है, इतनी ख़राब है, उनकी परफॉर्मेंस पिछले अतवार में इतनी ख़राब रही है। तो जाहिर सी बात है वो स्टोरी अगर नहीं एक्सेप्ट होती है और लोग अब भी मियां नवाज शरीफ के नाम पर और PMLN के झंडे के नीचे जाके वोट डाल रहे हैं। आप वहां देख रहे हैं PK 63 में जो KP में जो गढ़ है PTI का, वहां PTI हार रही है। लेकिन जुबैर साहब, आज ये 2 लोग अपनी जान से चले गए, उसमें एक का ताल्लुक PMLN से था, कुछ लोग आपके जख्मी भी हुए हैं। अब क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आप करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे? बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे। ये अभी हमारे एक तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंस, द चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसके खिलाफ करेंगे? जाहिर है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के खिलाफ तो नहीं करेंगे। सही। अच्छा जुबैर साहब, जी जुबैर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट 2-3 रोज पहले एक्सपायर हो गया और 2-2.5 महीने पहले शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया था कि उनके पासपोर्ट की तजदीद हुकूमत की जानिब से नहीं की जाएगी। तो आप लोगों ने कहीं उसको करने के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। अब क्या सूरत हाल रहेगी? अब बगैर पासपोर्ट के मियां साहब वहाँ पर रहेंगे? एक तो ये जो जिस तरह से शेख रशीद ने कहा है, या बहुत से हुकूमती लोग कहते हैं कि जी इसका मतलब ये है कि वो सिटीजन नहीं रहे। पासपोर्ट होना कोई सिटीजन की गारंटी नहीं होती। सिटीजन की गारंटी तो यहाँ करोड़ों लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। ट्रेवल के लिए एक डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट चाहिए होता है। वो जब उन्होंने ट्रेवल करना होगा तो मेरा ख्याल है हमें कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान उनका मुल्क है, उतना ही उनका मुल्क है जितना किसी और का। और इस किस्म की चीजें करना, ये नाज़ी जर्मनी में या वो जो सोवियत यूनियन, जब कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, वहां होती थी ये चीजें। ये कोई ऐसे मुल्कों में ये चीजें करना। और अभी देखे ना, आप किसी का नाम नहीं, जितने भी वोट पड़ रहे हैं इस पर, वो मियां नवाज शरीफ के लिए पड़ रहे हैं ना। जब PMLN को कोई वोट देने जाता है तो दिलों से नहीं निकाल सकते। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। आज 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो उसी तरह उसका नाम है। ये एक पता नहीं, ये तो चले समझ आती है कि जब कोई मिलिट्री की हुकूमत होती है वो इस किस्म का सोच रखती है, बट सियासी एक हुकूमत हो, शेख रशीद जैसे शख्स जो 50 साल से ज्यादा सियासत में है, तो इस किस्म की चीजें करेंगे। जी पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिया तो क्या हो, रिन्यू नहीं करेंगे तो क्या हो गया? उससे क्या होगा? आपको क्या सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? कोई मजा आना शुरू हो जाएगा कि जी मियां नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो, ना मांगेंगे ना किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब जुबैर साहब के आने वाले 2-4 माह में भी या इस साल कहीं कोई इरादा लग नहीं रहा अभी मियां साहब की वापसी का? अभी फिर वक्त लगेगा उनकी वापसी में मजीद? लेकिन मियां नवाज शरीफ किसी अपने शौक से नहीं वहाँ, उनको उनका जो जाहिर है पाकिस्तान से ही उनकी कमिटमेंट है। और हमेशा वो पाकिस्तान में पहला मौका जब होता है तो वो पाकिस्तान आते, चाहे उनके हुकूमत में हो या ना हो। क्वेश्चन ये है कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, जब एक दिन में परवेज रशीद के पेपर्स रिजेक्ट होंगे और फैसल वाडा के पेपर्स एक्सेप्ट होंगे, तो इस किस्म की जहाँ इंसाफ के तकाजे होंगे वहाँ तो बड़ा मुश्किल है। और जुबैर साहब, मरियम साहबा किस वफाकी वजीर से राब्ते में थी जो वो बाहर जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी? कोई डील हो रही थी अंदरूने खाना? वो बाहर जाना चाहती हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाना चाहती, कोई उनके घर पर भी आकर बोले तो भी वो बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन बिल्कुल, मैं उनके तर्जमान के तौर पर मैंने 3 दिन पहले जब फवाद चौधरी ने या 1-2 वजीरों ने कहा था, तो उस वक्त मैंने ट्वीट भी किया था
और उसमें यही कहा था कि मरियम नवाज ने किसी से भी नहीं कहा कि जी हमें, बल्कि मैंने बार बार ये कहा, जब वो आपको याद होगा कि चीफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जी जी, उसके बाद भी इतना हुआ था कि जी मरियम नवाज के लिए गए थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मरियम नवाज का पासपोर्ट तो उनके पास है ही नहीं, जिसके पास दिया वो उसको जला के फेंक दें अगर वो समझते हैं कि उससे तसल्ली होती है। मरियम नवाज इज नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन, हालांकि उनका राइट है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के अगर वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन वो इस हुकूमत से भीख नहीं मांगी, ना ही उनके जो करोड़ों चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जी वो भीख मांगे। वो पाकिस्तान की सियासत का एक सबसे पॉपुलर लीडर है और वो पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक रहेंगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आज जो इतनी अल्लाह का शुक्र है इस वक्त उसका नाम है, वो उसमें मरीम नवाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ज़ाहिर ज़ुबैर साहब, उनकी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है मेडिकली या उनकी कोई सर्जरी होनी है, वो उनकी एक बिल्कुल पर्सनल चीज़ है, लेकिन चूंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं तो अब वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएंगी। वो सर्जरी जो पाकिस्तान से बाहर कराने का इरादा रखती थी वो अब पाकिस्तान में ही होगी। नहीं, अभी तो देखे नहीं, ये तो एग्जैक्टली ये प्राइवेट, आपने खुद कहा, ना ही किसी और को कंसर्न होना चाहिए कि जी उनकी है किस सिलसिले में, ना ही जब वो समझेंगी तो वो शेयर कर लेंगी। अभी वो नहीं समझती हैं कि शेयर करना चाहिए, और जो भी होगा जाहिर है यही इलाज करवाएंगे। अच्छा ज़ुबैर साहब, अभी 2-3 हफ्ते पहले तक एक बड़ी पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी ये खबरें चल रही थी कि आपको सेनेट का टिकट मिलना है, और मरियम साहिबा भी इसके हक में थी, मियाँ साहब भी ये चाहते थे, लेकिन फिर आखिरी वक्तों में आपका नाम निकाल लिया गया। उसकी क्या वजूहत हुई? देखिए, उसका एक बड़ा सिंपल सा, एक तो ये पार्टी लीडरशिप, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपके साथ थोड़ी ज्यादती होगी और ये तो पार्टी ने सही नहीं किया। मैं तो आई एम द लास्ट पर्सन टू कंप्लेन अबाउट फ्रॉम द पार्टी लीडरशिप कि मुझे क्यों नहीं मिला। मतलब मैं कहीं से भी नहीं, ना पॉलिटिक्स में था, ना बैकग्राउंड था, ना पैसे थे, ना कुछ थे, और आके मुझे विद इन 8-9 मंथ्स में वफाकी काबीना में बैठा था, और फिर उधर से फिर गवर्नर बना, तो फिर तर्जमान नवाज शरीफ बनना और मियां और मरियम नवाज साहिबा बनना, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो ये कंप्लेन तो मैं नहीं कर सकता। बात ये थी कि एक मेरा भी ख्याल था, बहुत कंफ्यूजन थी, लोगों ने भी कहा कि मैं सिंध का गवर्नर भी रहा हूँ, तो पंजाब से इलेक्ट होके सेनेट में जाना, हालांकि मैं चाहता था, जाहिर सी बात है कौन नहीं जाना चाहता सेनेट में, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक मॉरल इशू ज्यादा था। और लेकिन ज़ुबैर साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी को ये समझना चाहिए था कि मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान और मरियम साहिबा के तर्जुमान को सेनेट में, ऐवान बाला में, जहां कानून साजी होती है, वहां होना चाहिए? नहीं, चाहते तो थे, लेकिन सिंध में हमारी कोई सीट ही नहीं थी, तो हम क्या कर सकते। मसला तो ये था ना कि सिंध में सीट नहीं थी। मैं तो खुद भी जाहिर है मुझे पता है कि सेनेट में जाके एक रोल प्ले किया जा सकता था, बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया जा सकता था। और ज़ुबैर साहब, ज़ाहिर है माजी में आसिफ किरमानी साहब भी, जब वो भी तर्जुमान रहे शरीफ फैमिली के, वो भी सेनेट में मौजूद हुआ करते थे, और अभी ऐसा नहीं हो सकता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जगह मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम आता, चूँकि आप ज़ाहिर है मियाँ साहब की तर्जुमानी भी कर रहे हैं और आप PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हो? नहीं, मेरा ख्याल है, लेट्स बी फेयर, यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े, उनका कद है, पॉलिटिकल लिहाज से वजीर आजम रह चुके हैं, और वो अपना क्लाउड लेके आ रहे हैं, और वो क्लाउड अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो हमें यकीन है कि उसमें उनकी अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत से PTI के जो MNAs हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट डालेंगे, हमें पूरा यकीन है। तो आई थिंक दैट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, कि वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जी, और वो तो फिर लॉजिक ही ना होती ना कि मैं सिंध से पंजाब नहीं जा सकता लेकिन सिंध से इस्लामाबाद चला जाऊँ, और वो तो एक अजीब सी बात होती है। और ज़ुबैर साहब, गिलानी साहब को एज मुश्तरका कैंडिडेट एक्सेप्ट करना PMLN की टॉप लीडरशिप के लिए कितना मुश्किल था? कि मियाँ साहब मरियम साहिबा के लिए आसान था, क्योंकि माजी के जो बयानात, जिस तरह के इकदाम आप लोगों की जानिब से उनके खिलाफ लिए जा चुके हैं, उसके बाद आसान था कि उनको एक्सेप्ट किया जाए? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक तो जी देखें, जब पॉलिटिकल राइवलरीज होती है तो बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें आप एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, और हमारा गिलानी साहब से, आपको पता है 2008 से लेकर 2013 तक, 2013 से पहले 2012, लास्ट 4 साल
गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो वो एक पीरियड मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े नुमाया पीरियड था कि ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में किस तरह से लेजिस्लेशन के लिए एक साथ मिलके काम किया गया। 18th अमेंडमेंट हुई, 7th NFC अवार्ड हुआ, ये कोई छोटी चीजें नहीं थी। 19th अमेंडमेंट हुई, ये मेजर ब्रेक थ्रू से 7th NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का होना और तमाम सूबों का उस पर साइन करना, जिसमें 3 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, PMLN थी, PTI थी KP से और पीपल्स पार्टी थी सिंध से, बावजूद इसके कि सबने एग्री किया और साइन किया, और वो डॉक्यूमेंट आज भी काम आ रहा है। 18th अमेंडमेंट किसी को किसी आर्टिकल पर जरूर डिफरेंस हो सकता है, बट आप ये देखें तो यूसुफ रजा गिलानी का जो हमारा एक इशू था कि हमने ये कहा था कि जब वो केस चल रहा था कि ही शुड स्टेप डाउन, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन ये तो नहीं था कि सारी उम्र के लिए आप के बैठ जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा था कि मैं इसको चपरासी नहीं रखूंगा अगर ये कल को सिचुएशन ऐसी आएगी। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है पॉलिटिकली, बट यूसुफ रजा गिलानी फिर उसके बाद उस बात को भी 8 साल हो चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी हैज कैरिड हिमसेल्फ सो वेल इन दीज लास्ट 8 years कि मेरा ख्याल है कि ही हैज क्रिएटेड हिज ओन पॉजिटिव इमेज। और जुबैर साहब, अब अगर ये ओपन बैलेट के थ्रू जब सेनेट इलेक्शन होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट से वो वजाहत आ जाती है और ये सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाता है, तो आप समझते हैं वो जो खरीदो फरोख्त वाला एक पूरा सिलसिला था, एक पूरी तारीख रही है, वीडियो भी सामने आई, उसके बाद जो इल्ज़ामात हुकूमत लगाती है कि नून लीग के लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमें वोट देंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है PTI वाले उनसे राब्ते कर रहे हैं, तो ये तमाम खदशात खत्म हो सकते हैं ओपन बैलेटिंग के जरिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है PTI का, और सजा सबको मिलनी चाहिए। 1973 में जब ये आइन बना था, तो जो फ्रेमर्स थे उस आइन बनाने वाले, उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के बात की हो, और फिर पूरी दुनिया में सीक्रेट बैलेटिंग का है। एनीवेज, पॉइंट ये है कि अभी शोर में जाना शुरू किया PTI ने। अभी आपने वीडियो स्कैंडल की बात की, एक वीडियो आया जो 2018 में वीडियो फिल्म हुआ था, उसके एक विटनेस है पूरे पाकिस्तान में, 22 करोड़ लोगों में एक ही विटनेस है जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने वीडियो देखी थी उस वक्त, वो है इमरान खान। उन्होंने कहा ना कि मैंने देखी थी, और उन्होंने ये भी कहा कि आप आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे नोट गिन रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जजेस ये पूछ रहे हैं कि वो वीडियो जो थी वो फिर कहाँ 3 साल रही और फिर कैसे नमूदार हुई, तो उसका जो एक विटनेस है उसको तो बुला के पूछे कि उसको किसने दिखाई थी, उसने क्या देखा था, और फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि उस वीडियो में वो जो एक साहब बैठे थे जो उस वक्त PTI में नहीं थे, और उन्होंने PTI उसके बाद ज्वाइन किया और उनको वो दुपट्टा भी पहनाया इमरान खान ने, और फिर वजीर कानून बनाया PTI की हुकूमत में 2.5 साल तक। तो आप ये चीजों का जवाब कोई मांगेगा? इमरान खान बच के निकल जाते। नवाज शरीफ पर तो एक वहाँ उधर अकामा में रिसीवर पर डिस्क्वालीफाई हो गए, यहाँ सवाल भी नहीं पूछ सकते कि भाई आपने देखा क्या था, बिकॉज ही इज द ओनली विटनेस, ही इज द ओनली वन हु हैज क्लेम्ड। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक सेकंड सुन लें मेरा। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में ये कहा कि यहाँ नोटों के थैले लेके लोग फिर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के। अगर अटॉर्नी जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बयान दे रहा है, तो शर्मनाक बात ये है कि वो हुकूमत क्या कर रही है। अगर नोटों के थैले लेके वो फिर रहा है तो आप उनको फिरने दे रहे हैं। लेकिन जुबैर साहब, जिस तरह आप लोग पूरी नून लीग और आप खुद भी बिकने वाले लोगों पर जिनका ताल्लुक PTI से है, जैसे उनको 100% कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो जो खरीदने वाले या जो उसका फ़ायदा लेने वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, जो KP से भी लेने में ज़्यादा सीटें कामयाब हुए, सिंध से भी उन्होंने अपनी मतलूबा से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली, उन लोगों को आप कसूरवार नहीं ठहरा रहे, उनका जिक्र नहीं कर रहे? बिल्कुल कसूरवार ठहरा रहे। मैंने तो ये कहा, जब आप ये सवाल जजेस पूछ रहे हैं, जरूर बेनिफिशरीज जो है उनसे सवाल आज पूछने चाहिए, मैं तो ये कह नहीं रहा, लेकिन क्यों ना पूछा जाए उनसे जो कि विटनेस हैं उस इंसिडेंट के। क्यों ना ये पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ने ये जो कहा है, स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि थैले लेके लोग नोटों के फिर रहे हैं, तो आखिरकार किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नून लीग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी बात, मैं आखिरी बात इस सिलसिले में कहूंगा, आप तीनों मेजर पार्टीज की प्रोफाइल उठा लें, PTI के, PMLN के और PPP के, उसमें देख लें कि पैसे वाले लोग कौन कैंडिडेट्स हैं।
अरबों पति जो पैसे जो हैं वो कौन है? मुझे PMLN का बता दे, मुझे PVP का बता दे, एक बंदा। मतलब सारे के सारे परवेज रशीद या मुशाहिदुल्लाह मरहूम उनकी वो होगी, सादिया अब्बासी। जुबैर साहब, जरदारी साहब का बयान तो आपके अभी भी आपकी भी याददाश्त में महफूज होगा, जब मियां साहब को मुखातिब करके कह रहे थे कि मैं आपको सेनेट नहीं लेने दूंगा, और फिर लोगों ने देखा भी कि उन्होंने कैसे खैबर पख्तूनख्वा से तो हम ब्लेम करते ना, बिल्कुल हम ब्लेम करते, हमने कब कहा है। लेकिन जब आपने ये कहा कि वो उन्होंने बिल्कुल जरदारी साहब, भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजों की कर ही रही है इन्वेस्टिगेशन, तो बिल्कुल करे। मियां नवाज शरीफ ने तो बलोचिस्तान असेंबली में अखाड़ फचाड़ के बारे में आपको पता है कि कितने अरसे से, 6 महीने से बोल रहे हैं। गुजरांवाला में उन्होंने बोला था बलोचिस्तान असेंबली के हवाले से। तो बलोचिस्तान असेंबली में जो अखाड़ फचाड़ हुई थी और जिसमें उंगलियां अगर जरदारी साहब पर उठती हैं तो और भी बहुत सी कुव्वतें हैं जिन पर उंगलियां उठती है, तो कर ले फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन। सही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हो क्या रहा था और आज भी क्या हो रहा है। तो अगर जरदारी साहब रिस्पॉन्सिबल थे तो लेट इट बी जरदारी साहब, नून लीग रिस्पॉन्सिबल थी तो लेट इट बी नून लीग। बट ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन करें। आज भी जो वीडियो जो इशू आया उसमें जो 3 रुकनी कमेटी है जिसके फवाद चौधरी मेंबर है, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे परवेज खटक को, हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे असद कैसर को। भाई जो उसमें मेंबर्स थे जो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, सही या गलत तो बात की बात है, बट आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ बेनिफिशरीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, फायदा किसको हुआ था? अब जुबैर साहब, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब पिछले 2 दिन में एक्टिव नजर आए हैं, वही 2018 वाले मनाजिर याद आ गए जब उनका जहाज एक शहर जाता था, दूसरे शहर जाता था, लोगों को मनाकर लाता था। और कल फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में मौजूद थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि नून लीग के 15 से 20 ऐसे लोग, ऐसे MPAs हैं पंजाब के जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, तो ये कड़ियाँ आपस में कुछ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कितना डेंट पड़ सकता है आपको जहांगीर तरीन साहब के इस तरह मुतारिक होने के बाद? देखिए ना, अब आपने बात की कि 2018 के हवाले से, 2018 एक तो आपने कहा ना बेनिफिशरी, तो कौन था बेनिफिशरी 2018 के इलेक्शन के बाद आजाद उम्मीदवारों का? PTI थी। बिल्कुल, सबके सामने लेके फिर रहे थे जहांगीर तरीन, जहांगीर। और मैं ये वैसे वजाहत कर दूं, 2018 का सेनेट का इलेक्शन हो, 2015 का हो, 2009 का हो, मुझे आप ये बता दें 2012 का हो कि एक भी PMLN वाले पर इल्जाम लगा था कि उसने पैसे की लेन देन की, एक भी केस में। जितनी जुबैर साहब, जिस तारीख की आप बात करें उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सेनेट में हुआ नहीं करती थी, उनकी तो एंट्री सिर्फ ये कह रहा हूँ PMLN का तो बिल्कुल ही क्लीन रिकॉर्ड है। लेकिन 2018 में जो जहांगीर तरीन साहब ने किया था वो सबके सामने है कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंट लोगों को जहाजों में बैठ के लेके जाते थे। अब जाहिर सी बात है, एक शख्स है जिस पर इतने सीरियस इल्जामात लगे हैं शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में, तो बजाय कि उनको कुछ सजा मिलती, उससे पहले उनको डिक्लेयर किया था कि वो सादिक अमीन नहीं है, लेकिन वो कैबिनेट की टास्क फोर्स के चेयरमैन थे और कैबिनेट में जाके प्रेजेंटेशंस करते थे। उसके बाद शुगर कमीशन रिपोर्ट ने क्या लिखा है उनके बारे में। अब यहाँ ये मसला ये होता है कि हम कहते हैं कि जहांगीर तरीन के बारे में क्या लिखा है, तो कोई कहते हैं जी शुगर माफिया तमाम पॉलिटिकल पार्टी। प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं जिनके शुगर के हवाले से बिजनेस का इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते, फैसला साजी PTI करती है। तो अगर मेरी शुगर की फैक्ट्री है और फैसला कर रहे हैं असद उमर बैठ के, तो इसमें मेरा कोई कसूर है भाई? कि मैंने आपको गन पॉइंट पर कहा था कि आप ऐसा फैसला करें तो मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की पार्टी की है, और हुकूमत की पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि उनके अपने शुगर के जो लोग हैं इंटरेस्टेड, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान नवाज शरीफ और मरीम हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि अब जहांगीर तरीन जिस तरह एक्टिव हुए हैं, सब मुतारिक हुए हैं, तो ज़ाहिर है इसका जो बेनिफिट है, जो बेनिफिशरी जमात है 2018 की तरह एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। तो सूरत हाल सबके सामने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और डस्का में आज तमाम दिन जो होता रहा वो मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक थे। 2.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत को हो गए हैं और ज़िमनी इंतखाब जिस माहौल में हुआ, यकीनन
पाकिस्तान के किसी शहरी को ये उम्मीद नहीं थी कि ज़िमनी इंतखाब माजी की रिवायात के मुताबिक ही होगा। अब इसी पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हैं और ये मकबूल जान साहब सीनियर तज्जियाकार, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज ये डस्का में जो सूरत हाल रही, ज़िमनी इलेक्शन में 2 लोग अपनी जान से चले गए, मुतादिद लोग और ये सब ज़ख्मी हुए, ये किसकी जिम्मेदारी थी? हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई? वो तब्दीली का ख्वाब जो 2.5 साल पहले दिखाया था, वो तब्दीली कहीं दफन हो गई? और ये सब देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शंस के अंदर। एक तो ये है कि पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से ये इलेक्शंस जो हैं वो फ़ौज और रेंजर्स और पता नहीं किस किस के तहत बुलाते हैं, और पुलिस को हमने उसकी ट्रेनिंग से निकाल दिया है और मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। दूसरा यह है कि बेसिकली इलाका जो है उसकी सराउंडिंग, बाकी चीज़ें जो हैं उसके अंदर भी इस क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है उस इलाके का। और तीसरी बात यह है कि पूरी पंजाब की लीडरशिप जो थी हर पार्टी की वहाँ पहुँच गई थी। और तीसरी चीज़ ये है जो सबसे अहम है कि गुज़श्ता 2 सालों से पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी हुई है, ज़िंदगी मौत के मसाइल बना दिए हुए हैं, लोगों को इस तरह का चार्ज माहौल कर दिया हुआ है कि जैसे अभी थोड़े अरसे के बाद बहुत बड़ी जंग, पता नहीं शायद इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ने वाली है, ये इलेक्शन नहीं होने वाला। यही वजह थी कि उस क्राउड की जो मेंटालिटी थी, वो जो गम गुस्सा था और उसके साथ पुलिस की नाअहली, ये दोनों मिला के इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन और ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इंतखाबी इस्लाहात करनी थी, पुलिस में इस्लाहात करनी थी। ये ज़िमनी इलेक्शन तो उस माहौल में होना चाहिए था जिसमें माजी में नहीं हुआ करता था। थोड़ी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल और बदतर हो गई है। तो अब आवाम आने वाले इलेक्शंस में इस माहौल से तो और डर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कोई इस्लाहात नहीं की। असल मसला यह है कि तहरीक इंसाफ ने ना ब्यूरोक्रेसी में कोई इस्लाहात की हैं, ना कोई उसने उसके अंदर अपना पुलिस के अंदर कोई इस्लाहात की हैं। इवन लोकल बॉडीज़ जो उनका क्या प्राइम उनका टॉपिक तक हमने KPK में क्या कर दिया और हमने वहाँ ये कर दिया और हमने वहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी ले आए, वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ उसको रेप्लिकेट नहीं कर सके। PTI की जो सारी लीडरशिप है इन 2-2.5 सालों में ऐसा लगता था कि जैसे वो एक इकोनॉमिक डिज़ास्टर के साथ और कोविड के साथ लड़ते लड़ते उसने अपने आप को इतना हल्कान कर लिया कि कुछ नहीं कर सके। क्योंकि 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि उनके लिए माशी मसाइल बहुत बड़े, उनका सामने बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया गया था। आज सारे लोग मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत के चले जाने के बाद जो 1 साल अगला गुजरा है, उस 1 साल के अंदर जो माशी पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है इसी से निबरदाजमा होती रहे। वो जो बजट उसका था शायद खान अब्बासी का, उन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल में उनको डाल दिया था। एक तो उससे लड़ती रही, फिर कोविड से लड़ती रही, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाहात करना तो जो है ये तो कोई नई बात नहीं थी ना। इस्लाहात तो आप उसके साथ भी करते हैं। कोविड तो नहीं आपको छेड़ सकता कि आपने इस्लाहात करनी है, या कोविड क्या कहता है कि दफ्तर में बैठ के एक आदमी जो है इस्लाहात का जो एजेंडा नहीं तय कर सकता, या उसके इकोनॉमिक मसाइल क्या कहते हैं कि आपने ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं करनी। ये बिल्कुल इसका कोई उनके पास जवाब ही नहीं है कि उन्होंने इस मामले में कोई काम नहीं किया। तो और ये सब, ये जो अब 2 लोग ये ज़िमनी इलेक्शन की भेंट चढ़ गए, उनकी जानें चली गई, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान इसके जिम्मेदार हैं, वज़ीर आला पंजाब इसके जिम्मेदार हैं? डेफिनेटली, और कौन हो सकता है? ज़ाहिर बात है प्राइमरी लेवल के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो देखिए ना, लोग कौन है? लोग हुक्मरानों के लिए सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं जो लोग खुद नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें लोग अपने बच्चे भी पाल लेते हैं, लोग अपने यतीमों को भी देख लेते हैं, लोग अपनी बेवाओं को भी लुक आफ्टर कर लेते हैं, लोग अस्पताल भी खोल लेते हैं, लोग शफाखाने, सब हर चीज़, स्कूल भी बना लेते हैं। 2 काम है जो लोगों से खुद नहीं होते, एक है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है इंसाफ। इन दोनों के लिए रियासतें बनती हैं, इन दोनों के लिए हुकूमतें पर, ये बुनियादी काम है दोनों के। कारोबार तक लोग खुद करते रहे हैं, लोग अपनी सड़कें तक खुद बनाते रहे हैं, लोग अपनी मस्जिदें खुद बनाते रहे हैं, लोग अपने दायरे और कम्युनिटी सेंटर खुद बनाते रहे हैं। लेकिन 2 काम हुकूमतें करती थी, लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ। क्योंकि इंसाफ के लिए भी आपको एक अदारा चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी आपको हुक्मरानी का एक अदारा चाहिए। ये दोनों काम में आप फेल हो जाएं तो इसका मतलब है आप फेल हैं। सही। और ये सब अब थोड़ा सा ज़रा सेनेट इंतखाबात की तरफ आते हैं। 2 रोज़ से जिस तरह जहांगीर तरीन साहब फाल हुए हैं, पिछले कुछ अरसे से खान साहब से एक दूरी पर वो थे, ऐसा लग रहा था बड़ी कशीदगी चल रही है दोनों में। अब आपको क्या लग रहा है कि आप मुस्तकबिल में फिर करीब आ रहे हैं खान साहब के, वो सियासत में फाल किरदार अदा करने वाले हैं? और देखिए, जहांगीर तरीन साहब का तो किरदार वैसे तो ओवरऑल वाइंड अप हो चुका हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब वो कभी दोबारा कोई कानून बने या कोई 2/3 मेजॉरिटी आए तो शायद जहांगीर तरीन साहब शायद वापस आएँ, लेकिन उनका बेटे अली तरीन और उनका इन्फ्लुएंस तो है उस इलाके के अंदर।
अब असल मसला यह है कि पीटीआई के लिए एक यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल बनना है। ख़ास तौर पे पीटीआई से थोड़ा बहुत जो साउथ के वोटर नाराज़ था उसकी वजह से शायद कोई मसला बने, और उसके इसलिए उन्होंने उनको बीच में उतारा है और उसको लेके आए हैं। लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान का जो सेनेट के इलेक्शन को इतनी ज़्यादा हमने अहमियत दे रखी है। पाकिस्तान का सेनेट करता क्या है? देखिए, तकरीबन 49 दुनिया के जमहूरियत मुल्क हैं जो कहते हैं, जिन्होंने अपने सेनेट अबॉलिश कर दिया। वो कहते हैं अयाशी है ये। वो कहते हैं जो काम ही लेवल हाउस ने करना है तो हमने इतने लोगों को पालने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा अदारा बनाने की क्या ज़रूरत है। ना उसका बजट पास करने की कोई इख्तियार है, ना उसका किसी को रिजेक्ट करने का कोई इख्तियार है। चाहे डिबेटिंग सोसाइटी है जिसमें चारों सूबों के अरकान आके बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, कोई काम नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सेनेट का अदारा ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे पास तकरीबन 49 मुल्कों की लिस्ट है जिन्होंने इस बात तय कर दिया कि नहीं, हम ये अयाशी के मुस्तमर नहीं हो सकते। सारा काम तो कौमी असम्बली करती है, सेनेट के 4, और अगर कौमी असम्बली सेनेट में इख्तलाफ हो जाए, आप जॉइंट इलाका बुलाते हैं, 100 वोटों की हैसियत क्या होती है, 400 के मुकाबले में सारे का सारा पास करा के उस बिल को ले जाते हैं। सही। और ये सब ज़रा हफीज़ शेख साहब की जीत का क्या हुकूमत को यकीन नहीं था? कुछ खदशात थे जो जहांगीर तरीन साहब को फिर मैदान में उतारा गया है, पार्टी के नाराज़ अरकान को मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हफीज़ शेख साहब के नाम पर एतराज़ था, जो दीगर जिस तरह से टिकट दिए गए उन पर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब को क्या फाल किया गया पार्टी की तरफ से? देखें, पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की असम्बली में या असम्बलियों में कितने आज़ाद अरकान होंगे? 25 या 30 होंगे ना, ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। बिल्कुल। बाकी सारे पार्टियों के साथ हैं और कुछ पार्टियों में शामिल हो गए हैं। तो ये इतने सारे आज़ाद सेनेट के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किस खाते में लड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं? उनको कहीं से यकीन है ना कि वो भी वोट ले लेंगे। खा वो पीपल पार्टी का खरीदें, खा नून लीग का खरीदें, खा पीटीआई का खरीदें, वो खरीदेंगे। खरीदो फरोख्त तो है। एक देखे ना, एक आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतना महंगा, दुनिया की पॉलिटिक्स ऐसी महंगी होगी, पाकिस्तान तो छोड़े। ओबामा के पास 6.9-10 बिलियन डॉलर ना हो, कुछ ट्रंप नहीं कर सकता, जो बाइडेन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सरकोजी जो है वो कोई 4.5 अरब यूरो के बिल लेके आता है, तब जाके उसके इलेक्शन जीतता है। ये हालत जो है पाकिस्तान की सेनेट की जो सियासत है ना, यो भी इतनी अजीब-ओ-गरीब है कि उसके अंदर भी नोटों की बोरियां खुलती हैं। और ये सब वली खान मरहूम एक ज़माने में कलामी की माजरत, और ये सब मुखालफिन को तो आप छोड़ें, पार्टी के अपने ही लोग जैसी सेनेट इंतखाबात करीब आते हैं नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, अपनी डिमांड सामने रख देते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी अपनी डिमांड सामने रख देते हैं, तो वो पहले से ही माहौल बनना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है ऐसा कि पार्टी के अपने MPs MNAs पार्टी को ये ब्लैकमेल करते हैं कि जी वोट अगर आपने हमसे लेना है तो हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाए? देखें, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि ये वोट जो है वो शो ऑफ हैंड से हो या दिखा के वोट दिया जाए। चलो, पार्टी का बंदा जो है वो अपना उसने तो वोट दे दिया पार्टी के सदर, लेकिन अगर पार्टी का सदर 50 करोड़ ले ले, अगर पार्टी का रहनुमा ले ले, तो फिर उसका क्या नतीजा है? अगर नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान पैसे ले ले बेजकमुश, तो फिर उसका क्या इलाज है? असल मसला यह है कि आप अपने आप को ठीक नहीं करते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है गंदी हो चुकी हुई है। ये एक बंदा है, वो उसके पास कहीं से अरबों रुपया आ गया है और वो कुछ भी नहीं है। वो ज़ाहिर तौर पर एक आराम से कारोबार करता है। वो कहता है मेरे पास एक ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए, मेरे पास रेड पासपोर्ट होना चाहिए, मैं सेनेटर कहलाना चाहूँ, मेरी गाड़ी के आगे मुझे VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मैं गाड़ी जो है वो मेरी बराह रास्त जो है जहाज़ तक पहुंच सके। वो इसी चक्कर में सेनेटर बन जाता है। आप तो सेनेट को नाम लिस्ट निकाल के देख लें, आप कितने लोग ऐसे हैं जिनका आपका नाम तक याद नहीं कि वो सेनेट के रुकन भी बने थे। सिर्फ इसलिए बनते हैं, वो बनते चले आ रहे हैं। हर सियासी पार्टी ऐसे लोगों को टिकटें देती है और मुद्दतों से देती चली आ रही है। सही। और ये सब चूँकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान में आप सिविल सर्वेंट ऑफिसर भी रहे हैं, वहाँ के की अहमियत से आप बड़ा वाकिफ़ हैं। गवादर में ये जो नया स्टेडियम एक कुदरत के तोहफे के तौर पर सामने आया, आज वहाँ शोबिस टीमें मौजूद भी थी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स वहाँ मौजूद थे। मुस्तकबिल में ये कितनी बेहतर खबर के तौर पर हम इसको लें कि गवादर में भी क्रिकेट होने जा रही है, स्टेडियम आबाद हो सकता है और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में? देखें, गवादर के जो रहने वाले हैं ना, ये पूरे बलूचिस्तान से मुख्तलिफ लोग रहे हैं। अच्छा। यानी ये इसको बारे में आप बहुत गौर से अगर देखें, जाके मुताला करें कि जो गवादर के शहरी थे वो मकरानियों से भी मुख्तलिफ थे। एक बड़े महज़ब सी सोसाइटी थी, 50,000 लोगों का शहर होता था जब पहली दफ़ा वहाँ गया था 1980 के अंदर। और वो इससे पहले कोई
25-30 साल पहले वो मस्कत अमान का हिस्सा होता था और उसका यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो शहरी उनके बहुत अच्छे लोग हैं, वो क्रिकेट भी खेलते थे। आप सोचे 1981 में मैं वहाँ गया और वहाँ पर फिरदौस की पंजाबी फिल्म सिनेमा में लगी हुई थी। वो ज़माना का जब पंजाबियों के साथ वो पंजाबी इस्तेमाल, मुर्दाबाद के नारे और ये इस किस्म की चीज़ें होती थी, और ओपन एयर थिएटर था, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, उसके अंदर वो देखते थे। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। और गवादर जो है, मैं अब एक बात बताऊं, गवादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं, चीन का भी मुस्तकबिल है। अच्छा। अगर गवादर ख़त्म हो जाता है तो चीन की जो इस वक्त 68 कंट्रीज़ के साथ लिंकेज है और कोई रास्ता ही नहीं है। बर्मा में और चीन का रास्ता आने हुआ, उन्होंने बर्मा में उन्होंने वांग सिन साची डार्लिंग द वेस्ट उठा के चीन ने पड़े मारा। उसने कहा हमारी 20 अरब डॉलर की हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो सी का रास्ता है। ये जो रास्ता है जो इस वक्त यहाँ पर गवादर में आपने आना है, ये तो बहुत बड़ा, यूँ समझे चीन एक सर है और पूरी दुनिया के 68-70 के करीब मुल्क जो है वो जिस्म है, और गर्दन जो है ये गवादर और सीपा की रोड है। ये गर्दन काट गई तो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म, बाकी लोग भी खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, दुनिया बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और गवादर की इंपॉर्टेंस पर रहे थे। और गवादर में आज जो मैच हुआ, गवादर का स्टेडियम मशहूर कैसे हुआ, किसकी काविश थी। फ़ख्र आलम साहब पाकिस्तान के वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने वहाँ तस्वीर खींची, उन तस्वीर को ट्वीट किया, ICC ने उन तस्वीर को रीट्वीट किया और फिर वो स्टेडियम पूरी दुनिया में जाना पहचाने जाने लगा। तो एक ब्रेक के बाद फ़ख्र आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और गवादर में आज होने वाले मैच और अब मुस्तकबिल के गवादर स्टेडियम को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या प्लान्स हैं, उनसे इस पर गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में ऐसे मुतादिद क्रिकेट ग्राउंड्स मौजूद हैं जो अपने मैले वकूअ और खूबसूरती के एतबार से देखने वालों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, जहां से क्रिकेट का बाकायदा आगाज हुआ, उसकी अपनी एक तारीखी हैसियत है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट ग्राउंड्स की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट ग्राउंड्स का तो क्या ही कहना, जो समंदर के किनारे वाक़ होने की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही इनफरादियत रखते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहां क्रिकेट ग्राउंड्स देखने वालों को मशहूर कर देते हैं। ICC ने गवादर क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी और लोगों से यह पूछा था कि हमें मजीद खेलों के खूबसूरत स्टेडियम्स दिखाएं जो बलूचिस्तान के गवादर क्रिकेट स्टेडियम से ज़्यादा दिलकश हों। और आज दुनिया के इस खूबसूरत तरीन गवादर क्रिकेट स्टेडियम में पहला सेलिब्रिटी मैच खेला गया। नुमाइशी मैच में शोबिस 11 शार्क्स और गवादर डॉल्फिन के दरमियान मैच हुआ। शोबिस शार्क्स की क़यादत PCB के CEO वसीम खान ने की, जबकि फ़ख्र आलम, फैसल कुरैशी, एजाज असलम और दीगर सुपरस्टार्स भी इस टीम में मौजूद थे। गवादर डॉल्फिन की टीम में जुल्फी बुखारी, अली जैदी समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने हिस्सा लिया। जुल्फी बुखारी ने गवादर स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला सेलिब्रिटी मैच पहाड़ों को मुसख्खर करने वाले पाकिस्तान के बेटे मोहम्मद अली सदपारा के नाम कर दिया। वसीम खान ने यह बताया कि PCB ने गवादर स्टेडियम के लिए मुस्तकबिल की बड़ी प्लानिंग्स कर ली हैं। आने वाले डोमेस्टिक सीजन में बलूचिस्तान की टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस गवादर क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी और अगले साल PSL के आगाज से पहले प्रैक्टिस मैचेस भी गवादर के इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ एक्टर, सिंगर, कमेंटेटर और क्रिकेटर भी फ़ख्र आलम साहब भी मौजूद हैं। फ़ख्र साहब, गवादर स्टेडियम में आज आप मौजूद रहे, सारा दिन वहाँ मैच भी आपने खेला, हमारे मुल्क के बड़े बड़े और सुपरस्टार्स भी वहाँ मौजूद थे। ये कितना खूबसूरत स्टेडियम है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए कितना कारआमद हो सकता है, क्या कहेंगे? ज़रा आज तासुरात शेयर कीजिएगा। इतने खूबसूरत स्टेडियम में खेलकर कैसा लगा आपको? देखिए जी, एक तो ये कि मैं आज से, अगर आपको पता हो, 24 दिन पहले जब यहाँ पर आया था, 24-25 दिन पहले, और मैंने तस्वीर ली, कुछ वीडियोस बनाए, और फिर वो तस्वीर, मेरी ली हुई तस्वीर जो थी, वो ICC ने मुझे टैग करके ट्वीट भी की, और फिर वो वीडियोस दूसरे लोगों ने, बड़े बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने पूरी दुनिया में शेयर करनी शुरू की। तो उसके बाद मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जब ये मैंने मैच ऑर्गेनाइज करना शुरू किया गवादर के लिए और ये सारी चीजें इकट्ठा करनी शुरू की, जब मैं यहाँ पर, हम लोग पहुंचे हैं कल, तो जब मैं जो एक, आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा होटल है, तो जब हम वहाँ चेक इन कर रहे थे तो जो जनरल मैनेजर थे उस होटल के, उन्होंने आकर मुझे कहा जी, मैं आपको सबसे पहले तो हम पूरे स्टाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो जब आप आखिरी दफा आए थे और आपने जब वो ग्राउंड स्टेडियम की ट्वीट की और यहाँ के साहिल समंदर की स्विमिंग करते हुए ट्वीट्स की और ये सारी चीजें की, तब से लेके अब तक हमारी ऑक्यूपेंसी पहले 20 दिन आपके जाने के बाद तो 100% पे थी। अच्छा। और फिर यहाँ के जो DC गवादर है, उन्होंने मुझे कहा कि जी, जब से आप गए हैं तो तब से हमारी टूरिज्म जो है वो तकरीबन 70-80% ऊपर हुई है, जब से आपने ट्वीट किया है। तो
ये मुझे पहले ही इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई थी, चूंकि मुझे डीसी साहब भी मुझसे राब्ते में थे कि मैं 5-6 दिन हुए थे गुजरे यहाँ से गए हुए। तो फिर ये हुआ कि यहाँ पर कुछ बड़ा करना चाहिए। अगर मैं अकेला 1-2 ट्वीट कर, मतलब मैं अकेला कुछ ट्वीट्स करके अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लगा सकता हूँ, इतना कुछ वायरल हो सकता है। तो अगर मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी दोस्तों को और बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर लेकर आऊँ क्रिकेट खेलने के लिए, जिनकी क्रिकेट में दिलचस्पी हो, और फिर गवादर दिखाया जाए, तो मैं देख क्या होगा। और मैंने फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर को भी दावत दी कि वो भी आए, वो भी अपनी आंखों से देखें। मैं चाहता हूँ कि दूसरे बैनुल-अक़वामी लोग यहाँ पर आए, दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर आए, देखें कि पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम गवादर है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि उस खूबसूरत मैदान, उस खूबसूरत शहर के अंदर एक बहुत खूबसूरत क्रिकेट का मैदान है। अब देखिए, मैं चाहता ही हूँ कि लोगों को थोड़ा सा एक चीज चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वेट करने की क्या जरूरत थी हम सबको कि आईसीसी ट्वीट करेगा तो हम लोग कहेंगे वाह वाह। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से एक रिवाज है पाकिस्तान में कि जो अपने, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो जब तक हमारे को बाहर से कोई आकर नहीं कहता ना करे यार वाह वाह वाह, तो तब तक हमें भी समझ आती कि ये मतलब हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई कितनी खूबसूरत नेमतें हैं, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, कितनी खूबसूरत जगह हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए तो मुल्कों को बड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, इतनी बड़ी जगह चाहिए होती है। तो कुदरत की तरफ से हमें एक तोहफा मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरी सूरत हाल में आपको कितना सपोर्ट किया? आपसे उनकी कोई बातचीत रही? वसीम खान साहब भी आज वहाँ मौजूद थे। अब वो क्या क्या उनके प्लान इस वक्त मुस्तकबिल को लेकर गवादर स्टेडियम के हवाले से? तो मेरी वसीम खान से जो थी वो गुफ्तगू होनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा वसीम देखें, आपके अपने मुल्क का एक बेहतरीन स्टेडियम है, तो मैंने उनको दावत दी कि आप भी इस मैच में खेलें। और आज 2 टीमें खेल रही थी, एक गवादर डॉल्फिन्स थी जो लोकल टीम थी, और एक शोबिस शार्क्स थी जो हमारी शोबिस की टीम है। और मैंने वसीम खान को दावत दी कि आप आज हमारी टीम की कप्तानी आप करें। अच्छा। और मैंने उनसे कल ये पूछ लिया था कि आपको, जब उनको मैं ग्राउंड में लेके गया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार मैंने ऐसा ग्राउंड कभी नहीं देखा, मैं दुनिया भर में मैंने मतलब क्रिकेट के बारे में सुना है, ये खेला है, खुद भी गया हूँ और अब सीईओ भी जाता हूँ, बट इतना खूबसूरत ग्राउंड नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मैंने कहा यार लेकिन आपको अब इसके लिए कुछ करना चाहिए, कमिट करना चाहिए। तो उन्होंने एक ये बोला कि वो इस साल भी कोशिश करेंगे कि 2 पीएसएल की जो टीमें हैं उनका एक एग्जीबिशन मैच जो है वो पीएसएल के फौरन बाद यहाँ गवादर में करवाया जाए स्टेडियम में। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अगले साल हर हालत में पीएसएल की 2 का वार्म अप मैच जो है वो पाकिस्तान, किसी भी टीम का, पाकिस्तान सुपर लीग का, वो यहाँ गवादर में होगा। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो बलूचिस्तान की ऑफिशियल फर्स्ट क्लास टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रीजनल टीम है बलूचिस्तान की, अब उसका जो प्री सीजन सारी तैयारी होम ग्राउंड है वो गवादर क्रिकेट स्टेडियम। तो फखर साहब, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस अगर इस ग्राउंड में होने हैं तो गवादर शहर में और स्टेडियम के आसपास वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और एक और सवाल ये कि जब हम देखते हैं कराची और लाहौर में जब मैचेस होते हैं पीएसएल के आसपास, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, वो सड़कें बंद हो जाती हैं, लोगों को बड़ी परेशानी भी होती है। तो इस स्टेडियम की लोकेशन के हिसाब से इसके आसपास कोई ऐसी आबादी तो नहीं है कि मैचेस यहाँ हो तो निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज हो जाए? देखिए, अगर स्टेडियम के लिए जो मैच के लिए जो भी टीमें आएंगी तो वो जो एक ही 5 स्टार होटल है गवादर में उसमें रहेंगी। तो उस 5 स्टार होटल से रोड जो आती है वो नीचे उतरते साथ स्टेडियम में चली जाती है। तो गोया ना कोई लंबा कम्यूट है यहाँ से टीम को नीचे ले जाना और वापस लेकर आना, तो ये बड़ा आसान है, सेफ है। और इससे आबादी को इर्द गिर्द की कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कोई रोड नहीं ब्लॉक होगी, कुछ नहीं होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि हमें इस बात को समझना चाहिए, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उन्होंने हमारी क्रिकेट के ऊपर, हमारी स्पोर्ट्स के ऊपर, हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर डायरेक्ट हमला, आपको पता होगा। उस दिन उनकी पूरी कोशिश थी कि श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों को जो है वो मार दिया जाए। वो तो हमारे कुछ हीरोज थे जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हुआ, लेकिन देखें क्रिकेट नुकसान हो गया। 15 साल आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं आई। अब ये है कि जब क्रिकेट आई है तो हमें अपने हिफाजती तदाबीर पूरे लेने चाहिए। उसकी वजह से ठीक है, मैं मानता हूँ कि शहरियों को जब ये रास्ते बंद होते हैं थोड़ी तकलीफ होती है। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता अगर मैं किसी रोड पे बंद कर दिया जाऊं अगर ये ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन मैं साथ में ये भी समझता हूं कि हमारी मुल्क की बका के लिए, हमारे वक़ार के लिए और दुनिया को ये पैगाम भेजने के लिए कि हम अपने मामलात सही कर सकते हैं, संभाल सकते हैं और दुश्मन के इरादों को नाकाम बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा मोहतात होना अभी भी जरूरी है, क्योंकि अभी जिस मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त एक नई, जिसे कहते हैं कि सफर का पर हम कामयाब हैं। हमारा सीपैक के मंसूबे सारे जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। मुल्क की मईशत जो है वो उसकी जो फंडामेंटल्स है वो सही होना शुरू हो गए। तो इस वक्त दुश्मन को वैसे ही बहुत आग लगी हुई है, बहुत तकलीफ है। तो ऐसे मौकों पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो गोया मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी शहरियों से जिनको तकलीफ होती है रोडें बंद होने की वजह से।
हालांकि मैं ऑर्गेनाइज तो नहीं करता ऐसी चीजें, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि मैं इस आइडिया को इतना डिसमिस नहीं करना चाहता कि हमें चाहिए कि हम खुद सब एज ए पाकिस्तानी थोड़ी सी ये भी कुर्बानी दें कि यार ठीक है हम समझ सकते हैं इसकी जो हसासियत है मामले की, तो उसको वो करें। लेकिन आप ज़ाहिर पाकिस्तान के हीरो हैं और बहुत सारे और दीगर पाकिस्तानी हीरोज़ भी आज गवादर के स्टेडियम में मौजूद थे, और आज आप उन तमाम हीरोज़ ने मिलकर पाकिस्तान के एक और हीरो अली सतपारा साहब के नाम ये आज का इवेंट किया, आज का मैच किया, तो उनकी याद में अगर आप कुछ कहना चाहें। जी बिल्कुल, हमने मैच शुरू होने से पहले जो था उनके लिए फातिहा की और दुआ गो हुए उनके लिए भी, और वो दूसरे को पैमा जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, हमारे कौमी हीरो थे। और एक बार फिर हमें क्यों किसी का या किसी ऐसी चीज का वेट करना पड़ता है अपने हीरोज को रिकग्नाइज करने को। अली सतपारा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे, पाकिस्तान का परचम बड़ी चोटियों पे लहरा रहे थे, उस वक्त हमें कोई एहसास नहीं हुआ। हम लोग इतना भूल जाते हैं, हमारे इतने अनसंग हीरोज हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश होगी कि हमें ऐसे ट्रेजेडी का नहीं करना चाहिए किसी हीरो को रिकग्नाइज करने के लिए अपने, बट अल्लाह ताला उनकी खानदान को, उनके घर वालों को सब्र दे। और अली सतपारा जो है वो दुनिया की सारी चोटियों से ज्यादा ऊंचा हौसला रखने वाला पाकिस्तानी है जो हर पाकिस्तानी के दिल में सदा रहेगा। बहुत शुक्रिया। फ़खर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मुस्तकबिल में गवादर के इस स्टेडियम में न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस का इनेकाद भी होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर में कल समाजी इंसाफ का आलमी दिन यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर से गुर्बत का खात्मा, मुलाजमतों के मसावी मौके की फराहमी समेत समाजी इंसाफ के लिए दीगर इक़दाम को यकीनी बनाना है। तमाम इंसानों को यकसा हुकूक की फराहमी के लिए हर दौर में कोशिशें होती रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2007 में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाने का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा मेहनत इस सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम करता है, जिसके ज़रिए माशरे में बेहतरी लाने के लिए समाजी इंसाफ के क़वानीन और कवायद पर अमल करने पर जोर दिया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब से यहाँ पर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है और इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने इन 2.5 सालों में सोशल जस्टिस के लिए कई ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिससे मुल्क में माशरती अदम मसावात का खात्मा किया जा सके और गुर्बत का खात्मा करके गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सकें। एहसास कैश प्रोग्राम जिसके ज़रिए गरीबों की माली मदद की जाती है, सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम से गरीब आवाम मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम से नौजवानों को कारोबार करने के लिए कर्ज दिया जा रहा है। सोशल जस्टिस की फराहमी के लिए पाकिस्तान आर्मी भी फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। जहां हुकूमत नहीं पहुंच पाती वहां हमारे फौजी जवान पहुंचकर आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करते हैं, उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं ऐसे इलाकों में जहां पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 2 सालों से मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज पूरे भारत में किए जा रहे हैं। 7 दिहाइयों से भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है। भारत में अक़लियतों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके खिलाफ NAC जैसे काले कानून पास किए जा रहे हैं। अक़लियतें तो अक़लियतें, भारत में तालिब इल्म भी मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और किसान और भारतीय किसान भी सड़कों पर हैं जो कई माह से भारतीय सरकार के किसानों के खिलाफ लाए काले कानून के खिलाफ दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं। तो ये सूरत हाल है। मवाजना कर सकते हैं आप सोशल जस्टिस पाकिस्तान में किस हद तक लोगों को मिल रहा है और भारत में इसकी क्या सूरत हाल है। और आखिर में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ बोल न्यूज़ का एहतजाज, सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज, वकला और सिविल सोसाइटी का एहतजाज भी जारी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इसका नोटिस लें और बोल को इंसाफ फराहम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।